मेरा दर्द किसी के लिए भी हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। ये शब्द थे उस महान नायक के जिसने अपने जीवन के 75 साल सिनेमा को दिए। इस नायक ने अपनी फिल्मों से लोगों को हंसाने और गुदगुदाने का काम किया। साइलेंट फिल्मों के दौर में एक नाम जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था वो था चार्ली चैपलिन। वो एक ब्रिटिश एक्टर थे जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और अमेरिका में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। चार्ली चैपलिन बिना एक शब्द बोले दुनिया को हंसाने की कला जानते थे। वो एक ऐसे कलाकार थे जिनसे लोग आज भी सीखते हैं। चार्ली चैपलिन बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद थे। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। उनका जन्म लंदन में 16 अप्रैल 1889 को हुआ था। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में कामयाबी के उस मुकाम को छुआ जिस तक पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन चार्ली का सफ़र आसान नहीं था। आइए जानते हैं चार्ली के जीवन के उस मुश्किल सफ़र और उनकी सफलता की कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को दबा दें। मुश्किल में बीता बचपन। चार्ली के पिता म्यूजिक हॉल में गाते थे और उनकी मां हैना भी एक सिंगर थी। चार्ली के पिता एक शराबी थे। उनकी और चार्ली की मां की आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। ये समय चार्ली के लिए बहुत मुश्किल था। अब चार्ली की मां गाना गाकर जितना कमाती थी उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन अचानक गाते हुए स्टेज पर चार्ली की मां की आवाज़ चली गई। इस पर वहां बैठे दर्शक चार्ली की मां को बहुत बुरा भला कहने लगे। उस समय चार्ली की आयु सिर्फ 5 वर्ष थी। तब चार्ली ने खुद स्टेज पर जाकर गाना शुरू कर दिया। चार्ली के गाने का अंदाज देखकर लोग ठहाके मार मार कर हंसने लगे और चार्ली पर पैसे बरसाने लगे। उस वक्त चार्ली ने समझ लिया था कि किसी का दुख भी किसी और को हंसाने का कारण हो सकता है। इस तरह पहली बार 5 साल की उम्र में ही चार्ली स्टेज शोज करने लगे थे। माँ का पागलपन। चार्ली की माँ दिमागी तौर पर बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी माँ को पागल खाने में भी रहना पड़ा। अपनी माँ के इलाज का खर्च उठाने और जीने के लिए चार्ली को बहुत से काम करने पड़े, लेकिन चार्ली का एकमात्र लक्ष्य एक्टर बनना था। अपनी माँ के कुछ कॉन्टेक्स्ट के कारण चार्ली को 1897 में 8 लैंकाशायर लैड्स ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला, पर उनका इस ग्रुप के साथ काम ज़्यादा सफल नहीं हो पाया और चार्ली दूसरे काम भी करते रहे। उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। बहुत बार उन्हें नाइट शेल्टर्स में भी रात गुजारनी पड़ती थी। चार्ली अलग अलग तरह के काम करते हुए थिएटर से जुड़े लोगों से संपर्क करते रहते थे। आखिरकार चार्ली को पहली बार एक्टिंग का मौका शेरलॉक होम्स के प्रोडक्शन में मिला। अमेरिका जाने का मिला मौका। इसके बाद चार्ली केसीज कोर्ट सर्कस के साथ भी जुड़े और 1908 में फ्रेड कार्नो ट्रूप के साथ जुड़कर उनके एक शो अ नाइट इन एन इंग्लिश म्यूजिक हॉल में एक शराबी की भूमिका निभाने लगे। फ्रेड कार्नो ट्रूप उन्हें अमेरिका ले गया, जहां एक फिल्म प्रोड्यूसर मैक सेनेट की नज़र उन पर पड़ी। अब चार्ली को $150 प्रति सप्ताह का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। द ट्रैम्प से मिली पहचान। चार्ली ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मेक अ लिविंग नाम की फिल्म से की थी, जिसमें चार्ली को ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद चार्ली ने अकेले अभिनय करने की ठानी। चार्ली के किड ऑटो रेसिस एट वेनिस में किए गए अभिनय को लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया। 1914 में चार्ली ने 35 फिल्में की और 1915 में सेनेट की कंपनी को छोड़कर एसएनए की कंपनी ज्वाइन कर ली। अब चार्ली $1250 प्रति सप्ताह कमाने वाले एक अच्छे एक्टर बन चुके थे। इसके बाद चार्ली की फिल्म द ट्रैम्प आई, जिसने चार्ली चैपलिन के कैरेक्टर को एक अलग पहचान दी।
इस फिल्म को चार्ली का फर्स्ट क्लासिक भी कहा जाता है। चार्ली ने नई कंपनी के साथ एक साल में 14 फिल्में की और अपने काम को बढ़ाने के लिए अपने भाई सिडनी को मैनेजर बना लिया। 26 साल की उम्र तक चार्ली एक बहुत उम्दा एक्टर बन चुके थे। उनके हंसाने की कला ने लोगों का मन मोह लिया था। बनाई खुद की कंपनी। चार्ली को अब एक नई कंपनी म्यूचुअल से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसमें उन्हें एक साल के $6,70,000 मिले और चार्ली ने कुछ बेहतरीन फिल्में की। चार्ली की सबसे अच्छी फिल्मों में 1 AM, द रिंग, द वागाबॉन्ड और इजी स्ट्रीट शामिल हैं। चार्ली चैपलिन अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे और उन्हें बॉलीवुड के आमिर खान की तरह मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता था। अपने काम को परफेक्ट बनाने के लिए वो बहुत बार पूरे के पूरे सेट को ही बदलवा दिया करते थे। अब चार्ली एक्टिंग के साथ साथ फिल्में भी बनाना चाहते थे, इसीलिए चार्ली ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड आर्टिस्ट। इसके बाद चार्ली अ वुमन इन पेरिस, द गोल्ड रश और द सर्कस जैसी कुछ बेहतरीन फिल्में भी करते हैं। हिटलर और मुसोलिनी पर कटाक्ष। ये फिल्में करने के बाद चार्ली ने कुछ ऐसी फिल्में भी की जिसमें उन्होंने समाज में हो रहे बदलावों को दिखाया। सिटी लाइट्स और बाद में मॉडर्न टाइम्स में चार्ली ने दुनिया में मशीनों के बढ़ते हुए प्रभाव को दिखाया। इसके बाद द ग्रेट डिक्टेटर में चार्ली ने हिटलर और मुसोलिनी की सरकारों की कड़ी आलोचना भी की। ये चार्ली की पहली आवाज वाली फिल्म थी, जिसके लिए चार्ली चैपलिन को एकेडमी अवार्ड की तरफ से बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। प्रेम संबंधों ने किया बदनाम। एक तरफ जहां चार्ली का फिल्मी करियर ऊंचाइयों पर था, वहीं दूसरी ओर चार्ली के साथ बहुत से विवाद भी जुड़ते जा रहे थे। अपनी फिल्म एक्ट्रेस के साथ चार्ली के प्रेम संबंधों की खबरें हमेशा आती रहती थी। चार्ली की वैवाहिक जिंदगी भी बड़ी परेशानियों से भरी रही। चार्ली ने अपने जीवन में 4 शादियां की। चार्ली ने पहली शादी 1918 में 16 वर्षीय अभिनेत्री मिल्ड्रेड हैरिस से की। चार्ली की ये शादी सिर्फ 2 साल तक ही चल पाई। इसके बाद 1924 में चार्ली ने एक और 16 वर्षीय अभिनेत्री लीटा ग्रे से शादी की। उनकी ये शादी भी 1927 तक ही चल पाई। इस शादी से चार्ली के 2 बेटे चार्ल्स जूनियर और सिडनी हुए। चार्ली की तीसरी शादी पॉलेट गोडार्ड से हुई, जो 1942 तक चली। चार्ली की आखिरी शादी 18 वर्षीय ओना ओनेल से हुई। इससे चार्ली की 8 संतानें हुई थी। अपनी शादियों और अपने कुछ भाषणों के कारण चार्ली अमेरिकी मीडिया के निशाने पर आ गए थे। चार्ली पर बहुत से इल्जाम लगे और जिस अमेरिका को चार्ली बहुत प्रेम करते थे, उन्हें उसी अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद चार्ली अपनी पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड में रहने लगी। महात्मा गांधी से मुलाकात। चार्ली चैपलिन महात्मा गांधी की स्पष्ट विचारधारा और मनोबल से बहुत प्रभावित थे। चार्ली ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार जब उन्होंने विंस्टन चर्चिल के सामने गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो विंस्टन के साथ आए ब्रैकन कहते हैं, गांधी को तो जेल में ही रखना चाहिए, अन्यथा हम भारत को खो देंगे। इस पर चार्ली ने कहा था, अगर आप एक गांधी को जेल में डालते हैं तो दूसरा गांधी उठ खड़ा होगा, और जब तक उन्हें वह मिल नहीं जाता जो वो चाहते हैं, तब तक वो एक गांधी के बाद दूसरा गांधी पैदा करते रहेंगे। चार्ली अपनी फिल्म सिटी लाइट्स का प्रचार करने के लिए अपने बचपन के शहर लंदन में आए हुए थे। तब उन्हें पता चला कि गांधी भी दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में हैं। तब चार्ली गांधी जी से मिलने वहां पहुंच गए, जहां वो ठहरे हुए थे। इस मुलाकात में चार्ली ने भारत में हो रहे आज़ादी के आंदोलनों पर अपना नैतिक समर्थन दिया था। ऑस्कर से किया गया सम्मानित। चार्ली चैपलिन को उनकी एक्टिंग और हंसाने के अंदाज के लिए जाना जाता है, लेकिन चार्ली को ऑस्कर म्यूजिक के लिए मिला। चार्ली ने सबसे पहले 1931 में सिटी लाइट्स के लिए म्यूजिक दिया। उसके बाद मॉडर्न टाइम्स में उन्होंने एक गाना दिया।
चार्ली चैपलिन को ऑस्कर 1973 में उनकी फिल्म लाइमलाइट के थीम को कंपोज करने के लिए दिया गया, जो कि 1952 में बनी थी। लेकिन इस फिल्म को अमेरिका में रिलीज करने की अनुमति 1972 में दी गई थी। जब चार्ली को ये ऑस्कर मिला तब दर्शक लगातार 12 मिनट तक खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते रहे थे। उसी अमेरिका से जहां से उनको निकाल दिया गया था, ऑस्कर मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। ऑस्कर के अलावा चार्ली को 1929 में द सर्कस के लिए अकेडमी अवार्ड, 1940 में द डिक्टेटर के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड, 1952 में लाइमलाइट के लिए बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर, 1972 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कब्र तक चुरा ले गए थे चोर। चार्ली चैपलिन का अंतिम समय स्विट्जरलैंड में अपने घर में गुजरा। उनकी मृत्यु क्रिसमस के दिन 1977 में हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के समय भी एक विवाद उनसे जुड़ गया। कुछ चोर उनके शरीर को उनकी कब्र से चुरा कर ले गए थे और उनके परिवार से $6 लाख की मांग करने लगे थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता से उन चोरों को पकड़ लिया और चार्ली की बॉडी को वापस लाया जा सका। तो दोस्तों, ये थी चार्ली चैपलिन की सफलता की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।